So this is basically what people a DC generator, direct current generator, ठीक है, डायरेक्ट करंट जनरेटर। आपने भाई साहब आर्मेचर कॉइल को नॉर्थ साउथ पोल के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर रिंग्स, दीज आर कम्यूटेटर रिंग्स, ठीक है, एंड दे आर कार्बन ब्रशेस। ये आपका भाई साहब गैल्वेनोमीटर हो गया। ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां तक है आपका? नॉर्थ से साउथ तक है, ठीक है, ओके। नॉर्थ से साउथ आपका मैग्नेटिक फील्ड है। वेयर इज द डायनामो यूज्ड? कहां पे ये डायनामो यूज होता है भाई साहब? वेयर इज इट यूज्ड? तो अगर इन डीसी जनरेटर द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट इज इन द सेम डायरेक्शन, ये भाई साहब आपका सेम डायरेक्शन में रहेगा। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में फर्क क्या है? यस मैडम, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में फर्क क्या है? आई काव्या जल्दी जल्दी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ सोचो सोचो सोचो। डीसी जनरेटर में ज्यादा वोल्टेज नहीं यूज कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। घर में नहीं यूज कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। अभी नहीं यूज करते हैं। एक टाइम था जब हमारा डीसी पे चल रहा था, एक टाइम था जब हमारा डीसी पे चल रहा था, अभी एसी पे चल रहा है, ठीक है। अय तिवारी, डीसी और एसी में क्या फर्क है? एक फर्क, ओके ओके। एसी में डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। कितने फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रहा है? कितनी बार? मतलब 50 हर्ट्ज, मतलब एक सेकंड में 50 बार। ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा होता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ओके। दूसरा क्या डिफरेंस होगा बताइए नया? करंट एनर्जी सब गुजारी है भाई साहब। क्या दोनों में ही एक ही चीज हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, दोनों में हो रहा है। ये मैं आपसे डिफरेंस पूछ रहा हूं, आप ट्राई करेंगे? क्यों, किसमें? गुड, बाय एक सर्किट में जा रहा है तो इसीलिए लॉस, क्योंकि देखो वो एक ही करंट मेंटेन कर रहा है। एसी सर्किट कैसा है? ऐसे जा रहा है भाई साहब, ऐसे। मतलब ये एक बार जीरो से पीक, फिर पीक से जीरो, फिर जीरो से पीक, फिर ऐसा। ये आप बाद में समझेंगे, अभी नहीं समझ पाएंगे ये क्या ग्राफ में क्या आप बता रहे हैं आप। लेकिन इस चीज को समझो कि आप लेट से एक हाई स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और हाईवे है, हाई स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। आपकी स्पीड रुकी नहीं रही है, मतलब आपको खुला रास्ता मिल गया है, आप भगा रहे हैं गाड़ी को, एक ही स्पीड आपने मेंटेन किया हुआ, 80 90 जो भी स्पीड है। और आप समझ लो गाड़ी ऐसे चला रहे हैं मार्केट से, कभी 0 से आप 10 तक गए, फिर 10 से भाई साहब 30 तक गए, फिर 0 से आप 10 तक गए, ऐसा ऐसे ऐसे जैसे आपको भीड़ मिल रही है। आपका तेल कहां ज्यादा जलेगा? नहीं, आपके स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा तेल खपत होगा। आप भाई साहब 90 की स्पीड में गाड़ी भगा रहे हैं, स्पीड में कोई चेंज नहीं है, वहां पे तेल ज्यादा जाएगा। 0 10 20 इसमें ज्यादा तेल नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, आपका क्लच गियर ये सब जो ऑयल है वो सब ज्यादा लग सकता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एसी सर्किट में 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 से मिनिमम, मिनिमम से 0, ऐसा चल रहा है भाई साहब, ठीक है। डीसी सर्किट में एक ही भाई साहब, तो इसीलिए आपका पावर लॉस ज्यादा है। एसी सर्किट में आपका पावर लॉस कम है, इसीलिए आपका एसी सर्किट से। ऐसा नहीं है कि आपके घर में डीसी करंट सप्लाई नहीं हो सकता है, हो सकता है, लेकिन भाई साहब पावर जो स्टेशन है वहां से डीसी करंट आपके घर तक आते आते इतना ज्यादा पावर लॉस होगा कि इट विल बी अनइमेजिनेबल, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। और कोई फर्क, और कोई फर्क, एनीथिंग एल्स? पावर लॉस आपका किसमें ज्यादा है? डीसी में। तो आपका आज से करीबन 10 साल पहले तक मुंबई के जो लोकल ट्रेन थे वो भी किस में चल रहे थे? डीसी में चल रहे थे। अभी तो चेंज कर दिया, सब एसी में आ गए, ठीक है। और इन मुंबई के लोकल ट्रेन को चलाने वाली जो फौज थी, फौज मतलब नहीं बोल सकते हैं, जो बेसिकली वर्क फोर्स था वो था ज्यादा करके पारसी लोग थे, द सेम कम्युनिटी एज रतन टाटा बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये पारसी कम्युनिटी थी, वो ज्यादा करके ये ड्राइवर्स थे, दीज वर ड्राइवर्स। अभी तो एसी सर्किट हो गया, तो आप देखोगे पारसी कम्युनिटी में मतलब उन लोग मशीन्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जो इंडिया में सेकेंड हैंड सेल का मार्केट है ना अपना गाड़ियों का, उसमें अगर आपने लिख दिया ना कि पारसी ओन्ड कार, उसका वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। डॉक्टर ओन्ड कार या पारसी ओन्ड कार, क्यों वैल्यू बढ़ जाएगा? क्योंकि डॉक्टर को मालूम है एक्सीडेंट क्या होता है, ठीक है, वो ट्रॉमा पेशेंट्स को ट्रीट करता है, इसीलिए वो रफ ड्राइविंग नहीं करेगा। पारसी लोग भी अपने मशीन्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, बहुत अच्छे से, एकदम टिप टॉप रखेंगे,
ठीक है। उनके जितने भी गाड़ियां होंगी वो एकदम टिप टॉप कंडीशन में होंगी, चाहे कितनी भी साल पुरानी क्या ना हो, दे विल ऑलवेज मेंटेन इट। समझ में आ रही है? तो इसीलिए आपका सेकंड हैंड सेल में ना पारसी लोगों का, ये तो मैं ऑफ द लाइन ऐसे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन आपका ये जो रेलवे लाइंस का था, मतलब जितना भी आपके लोकल ट्रेन थे, ये पारसी लोग पहले चलाते थे, मोस्टली पारसी। अभी नहीं मिलेंगे, पहले पारसी डोमिनेटेड था पूरा। खैर, in DC generator the flow of current in the circuit is the same direction as long as the coil rotates in the magnetic field। तो एक ही डायरेक्शन में, एक ही AC में सेम डायरेक्शन, सॉरी DC में सेम डायरेक्शन, AC में डायरेक्शन फ्लक्चुएट्स। AC में, DC में आपका पावर लॉसेस बहुत ज्यादा है, AC में आपका पावर लॉसेस कम है। DC सर्किट क्या कंप्लीटली आपने वाइप ऑफ कर दिया है? आंसर इज नो। आपके भाई साहब ये जो गाड़ियों की चार्जिंग होती है ये DC सर्किट से होती है, AC से DC आप कर रहे हैं। आपकी मोबाइल की चार्जिंग, लैपटॉप की चार्जिंग, ये सारा भाई साहब AC से DC है, ठीक है। आप कंप्यूटर को डायरेक्टली कनेक्ट कर ही नहीं सकते हो, चलेगा ही नहीं, ठीक है। आपको भाई साहब ये चाहिए ही चाहिए, यू विल नीड दिस, ठीक है, बिकॉज यही आपका भाई साहब क्या कर रहा है, DC से AC से DC में कन्वर्ट कर रहा है। ये सब अप्लायंसेस चलेंगे ही नहीं आपके, दे विल नॉट वर्क, ठीक है। आपके जितने भी बैटरी ओरिएंटेड अप्लायंसेस हैं वो DC पे ही चलने आएंगे, दे विल ओनली ऑपरेट ऑन DC, ठीक है। क्लियर है? इसीलिए आपको अडेप्टर चाहिए। आपको लगता है कि वो चार्जर है सिर्फ, लेकिन वो एक अडेप्टर है। अडेप्टर मतलब समझिए क्या है, चार्जर और अडेप्टर दोनों है। चार्जिंग तो होगी, लेकिन वो बेसिकली अडेप्टर है, वो अडेप्ट कर रहा है आपके AC सर्किट को DC सर्किट में, वो अडेप्ट कर रहा है। इट इज बेसिकली अडेप्टिंग इट। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। सो इन DC जनरेटर द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट इज इन द सेम डायरेक्शन as long as the coil rotates in the magnetic field. This is because one brush is always in contact with the arm of the armature moving up and the other brush is in contact with the arm of the armature moving downward in the magnetic field. ये भाई साहब आपके armatures in contact है। DC generation, ठीक है। The main components of a DC generator are armature coil हो गया भाई साहब, ठीक है। This is basically an armature coil ABCD। इसके अंदर क्या होगा आपका सॉफ्ट आयरन होगा, ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट आयरन का पर्पस क्या, आयरन को क्यों रख रहे हैं? सोचिए सोचिए और बताइए। हर चीज को मतलब एकदम पढ़ने से ही नहीं समझ में आएगी, या शायद आ भी आएगी, लेकिन क्यों सॉफ्ट आयरन को क्यों रख रहे हैं? मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल, इसके बीच में आप एक कॉइल को घुमा रहे हैं। इस कॉइल को घुमाने से इस कॉइल के अंदर क्या आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी। इतना आपका DC और AC में तो क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अभी मेरा आपसे ये सवाल है कि ये है, देखो कॉइल, कॉइल ऐसे है, देखो ये कॉइल जा रही है और बीच में सॉफ्ट आयरन है, इसकी क्या जरूरत है? हाँ, वेट। चलो कुछ हद तक सही है, वेट कुछ हद तक सही है, हाँ। अगर सिर्फ कॉइल रहेगा तो शायद ठीक है, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ओके। और क्या दूसरा हो सकता है? वेट इज नॉट अ वेरी वैलिड रीजन, ठीक है। और क्या हो सकता है? हाँ, मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब ओके। और कोई शायद पहुंच रहे हो भाई साहब। मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा मतलब, और कुछ नहीं, उतना नहीं। एनीवन एल्स? आयरन क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है, ओके। तुम्हारा ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस की वजह से, है ना। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, सिंपल, ठीक है। अभी अगर मैंने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर लिया हुआ है, ठीक है, ये करेगा क्या बेसिकली? ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या, अभी देखो जैसे समझ लो दो मैग्नेट्स है, ठीक है, ये दो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। इसके बीच में तुमने डाला हुआ है आर्मेचर कॉइल, क्या, ठीक है, ये आर्मेचर कॉइल डाला हुआ है, ठीक है, क्लियर है। ये अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना भाई साहब, ऐसे नहीं कि सिर्फ इनके बीच में रहे, ये ऐसे भी तो जा रहे हैं, ऐसे भी तो जा रहे हैं भाई साहब, ऐसे भी जा रहे हैं ना, ठीक है। इनको अपन क्या बोलेंगे? आवारा, स्ट्रे, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करेगा? इन सबको अंदर से लेकर जाएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इसीलिए ये सब अंदर से जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि तुमको चाहिए क्या कि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस हो, और इसके लिए ज्यादा से, देखो अभी नॉर्थ से साउथ पोल जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे हैं वो स्ट्रेट भी होंगे, ऐसे भी जाएंगे भाई साहब, ऐसे भी जाएंगे, तो दीज आर नोन एज स्ट्रे फील्ड्स। स्ट्रे डॉग्स जैसे होते हैं, ठीक है, वैसे इनको हम बोलते हैं स्ट्रे फील्ड्स, स्ट्रे मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है। स्ट्रे मैग्नेटिक लाइंस मतलब जिसका हम कुछ यूज नहीं कर पा रहे हैं, ये होगा ही, ठीक है।
इस ट्रे मैग्नेटिक लाइंस को अगर आपको यूज करना है, आप सॉफ्ट आयरन कोर को जैसे ही लेंगे, तो क्योंकि आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये आवारा बंजारा जो ये भाई साहब घूम रहे थे, इनको भी भाई साहब ये ऐसे लेकर आए, ठीक है। तो इनको ये जो ऐसे मूवमेंट हो रहे थे, ये दे विल गो लाइक दिस, और इसीलिए आपका मैक्सिमम इंपैक्ट आएगा, मतलब आपके मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएंगे। जब ये घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। दैट्स द पर्पस ऑफ पुटिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर, नॉट जस्ट द वेट, बट दिस इज द पर्पस ऑफ पुटिंग सॉफ्ट आयरन कोर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, एनी क्वेश्चंस फॉर दिस? क्या ये समझ में आ रहा है? ये स्ट्रे फील्ड्स को अलाइन करेगा, स्ट्रे फील्ड्स को बीच में लेकर आएगा, आवारा बंजारा जो घूम रहे हैं उनको भाई साहब बीच में लेकर आएगा। क्लियर है? आर वी क्लियर? दैट इज द पर्पस ऑफ, ओके। आर्मेचर कॉइल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो गया भाई साहब, स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर ये हो गया आपके ब्रशेस, बल्ब, ठीक है। द कंपोनेंट्स ऑफ सच as armature coil, strong magnet, brushes are the same while they are used for AC generator. They are the same as they have been for an AC generator. क्या ये समझ में आ रहा है? ये सारा सब कुछ सेम है, सारा सब कुछ सेम है। मुझे बता सकते हैं एसी जनरेटर में ऐसा आपको क्या दिखा था जो यहां पे नहीं दिख रहा है? हाँ, डबल स्प्लिट रिंग्स दिख रहे थे, मतलब आपको देखो यहां पे डबल स्प्लिट रिंग्स दिख रहे थे, मतलब यहां पे आपको कैसा दिख रहा है? एक ही ब्रश दिख रहा है, देखो एक ही रिंग है, एक ही रिंग घूम रहा है ऐसे, ठीक है। वहां पे दोनों के अलग अलग रिंग्स थे, समझ में आ रहा है? डबल स्प्लिट रिंग्स थे, ठीक है, ओके। सो दैट वाज द रीजन। सो स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर इज द सेम एज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक मोटर बल्ब। द आउटपुट इज शोन बाय द ग्लोइंग बल्ब कनेक्टेड अक्रॉस द कार्बन ब्रशेस, ठीक है। ये आउटपुट हो गया भाई साहब आपका। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंजेस once in each 2 revolutions, 1 revolution, half revolution, 1/4 revolution। एक आपका भाई साहब रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट चेंजेस इन 2 revolution। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, भाई साहब आप यहां पे क्या कर रहे हैं? एक रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं, तो ये भाई साहब ये देखो ए बी में करंट इस तरफ जा रहा था, अभी ए बी इधर आ गया, तो करंट अभी कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, समझ में आ रहा है? ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आप अप्लाई करेंगे तो करंट जिसमें ऐसे, तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद देखो ए बी में करंट ऐसे जा रहा है, जब ए बी इधर आया तो करंट ऐसे आ रहा है, तो कितने रेवोल्यूशन के बाद करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया? हाफ की फुल। अरे भाई साहब कितने रेवोल्यूशन के बाद चेंज हुआ? ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी रेवोल्यूशंस? आपका भाई साहब हाफ रेवोल्यूशन के बाद चेंज हुआ ना। अरे यार सिंपल समझो ना, इतने अंडर कॉन्फिडेंस में क्यों रहते हो भाई? यहाँ पे देखो ए बी सी डी है, ये भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से आप फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो एक डायरेक्शन में करंट इधर है, आप जैसे ही इधर आएंगे तो भाई साहब आपका मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से डायरेक्शन ऑफ करंट इधर हो गया, तो ए बी जो था उसमें करंट इस तरफ था, अभी इस तरफ है भाई साहब, सिंपल, ठीक है। सो इंड्यूस करंट हैज चेंज जस्ट इन हाफ रेवोल्यूशन। क्या ये समझ में आ रहा है? ये चाहे एसी में हो चाहे डीसी में हो, आफ्टर एवरी हाफ रेवोल्यूशन द डायरेक्शन इन द आर्मेचर कॉइल इज गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? क्लियर हम? ओके ओके ओके। तो नेम द फॉलोइंग डायग्राम्स। ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड है और ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस में अप्लाई होता है? यक्षिता जल्दी जल्दी फटाफट। किस में अप्लाई होता है? तुम बोलो। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जल्दी जल्दी बोलना है भाई साहब। 2 चीज पढ़ी है हमने, 2 चीजें पढ़ी हैं। अरे पेपर क्यों पलटना है? चीजों को यहां पे रजिस्टर करने की कोशिश करो ना यार। हाँ बोलो। हाँ जोर से बोल, सुना नहीं दे रहा है। नहीं 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 नहीं, मोटर मैं तुमको बोल रहा हूं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मोटर भूल जाओ, और एक फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। दोनों किस चीज में यूज होता है? एक स्पेसिफिक चीज में होता है, दूसरा दूसरे स्पेसिफिक चीज में होता है। एक यूज होता है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, जहां पे आपके इनपुट्स क्या क्या हैं? इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने एक कॉइल को रखा हुआ है और उस कॉइल को मूव करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो मूव नहीं करा रहे हैं, उस कॉइल में से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की है तो वो मूव करेगा। दैट इज बेसिकली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल कहां पे एप्लीकेबल होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, मतलब जहां पे आपने उस कॉइल को मूव कराया है बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स एंड इट इज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्चुअली गेट्स इंड्यूस्ड विद अ करंट, उसमें करंट आ रहा है, ठीक है। तो दोनों, अगर मैं आपको बताऊं ना तो एक्चुअली
राइट हैंड रूल की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। आपको कहीं भी पूछा जा सकता है कि लेफ्ट हैंड रूल क्या है, राइट हैंड रूल क्या है। एक्चुअली में राइट हैंड रूल की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड इट। ठीक है, आप आगे चल के इसको समझेंगे, लेकिन फिलहाल आपके कोर्स में है दोनों, तो इसको आपको समझना, जानना और पढ़ना भी पड़ेगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, स्ट्रेच थंब, ये तो हो गया भाई साहब। यहाँ पे तीनों परपेंडिकुलर है। इफ द थंब इज इन डायरेक्शन, तो ये इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। इट इज यूज टू गेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपका फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, ये आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, और फोर्स। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स। इट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द कंडक्टर। अरे जाना भाई साहब, हाँ फालतूगिरी। ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब। इट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड इट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। इट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, और इट इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये दोनों को लिखेंगे तो ही चलेगा काफी। आपको भाई साहब रूल्स तो पता है, मतलब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल। डन डन डन, हो गया। लिखे भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे भाई साहब आपका मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ज्यादा करके हम यहाँ पे डीसी मोटर को किस लिए यूज करते हैं, डीसी मोटर बोल रहे हैं हम, यहाँ पे जनरेटर नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आप डीसी जनरेटर बोलेंगे तो उसका भी वही सेम होगा, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। यहाँ पे आप बोल रहे हैं डीसी मोटर, ये वो मोटर्स होते हैं जिससे आप पानी ऊपर खींचते हैं। ठीक है, आपके बिल्डिंग में जो पानी ऊपर खींचने का प्रोसेस होता है, पानी सिडको का पानी खींचने का प्रोसेस होता है, या ऊपर डालने का प्रोसेस होता है, या जो गांव खेड़े में कूलर लगाते हैं आप घर पे, तो वो जो पानी ऊपर चढ़ाता है, या गांव खेड़े में जो आप टुल्लू पंप लगाते हैं आपके फील्ड्स में पानी देने के लिए। ठीक है, वो जो होता है वो आपका ये मोटर है भाई साहब, जनरेटर नहीं। आप बोलोगे अभी तो आपने पढ़ा है कि भाई साहब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हाँ, अगर हम जनरेटर लिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो वहां पे भी सेम होगा, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा हुआ डीसी मोटर। ठीक है, तो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट फटाफट। इस पे डीसी मोटर पे, एसी जनरेटर पे क्वेश्चन आना ही आना है भाई साहब। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे, राइट हैंड रूल पे क्वेश्चन आना ही आना है, किसी एक पे क्वेश्चन आएगा ही। इट इज बाउंड टू कम इन बोथ द बोर्ड्स। अभी वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा और वेटेज का होगा वो शायद आप ना बता पाए, लेकिन देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन दिस। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या है कि अगर आपने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भाई साहब अगर फोर्स एक्ट कर रहा है, मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वो उस पर एक फोर्स लगेगा, उस पर ये एक्ट कर रहा है। कॉइल इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड सो एज टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। तो एक कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं
सो एज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। एक कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। करंट फ्रॉम अ डीसी सोर्स फ्लोज इन द कॉइल प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू विच द कॉइल रोटेट्स। ठीक है, तो कॉइल को आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। कॉइल को आप रोटेट करा रहे हैं, तो मतलब आपने आपके इनपुट्स यहां पे क्या है, फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ विच देयर इज एन इंड्यूस्ड करंट। यहां पे आपके इनपुट्स क्या है भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, जिसके वजह से फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। मेक्स यूज ऑफ टू सेपरेट कोएक्सियल स्लिप रिंग्स। यहां पे देखो, जैसे आपने कल पढ़ा और जैसे हमारे सक्षम साहू ने भाई साहब फरमाया कि इसमें दो कोएक्सियल स्लिप रिंग्स होते हैं। मेक्स यूज ऑफ टू स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, तो दो कोएक्सियल स्लिप रिंग्स होंगे, दो अलग अलग कोएक्सियल स्लिप रिंग्स होंगे जो मूव करेगा। और यहाँ पे भाई साहब दे मेक यूज ऑफ टू स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, दो स्प्लिट रिंग्स का यूज हो रहा है यहाँ पे। दे आर मेकिंग यूज ऑफ टू सेपरेट, ठीक है, टू सेपरेट कोएक्सियल स्लिप रिंग्स। और यहां पे भाई साहब टू स्प्लिट रिंग्स यूज हो रहे हैं। डन डन डन। ओके भाई साहब, ओके। सो डीसी मोटर, डीसी मोटर भाई साहब, एप्लीकेशंस ऑफ अ डीसी मोटर। आप भाई साहब टॉयज रन करते हैं डीसी मोटर में। हाँ, डीसी मोटर में आप टॉयज रन करते हैं। बेसिकली सम टॉयज मेक यूज ऑफ डीसी मोटर। आपके जैसे ऐसे गाड़ी वगैरह होती है, ठीक है, इसमें डीसी मोटर काम कर रहा है भाई साहब। वाटर पंप्स में यूज होता है। आपके बिल्डिंग में जो वाटर पंप है वो डीसी मोटर पे काम करता है। ठीक है, आपके खेत खलियानों में जो आप वाटर पंप्स लगाते हैं उनको पानी देने के लिए। ओके, सो दैट इज बेसिकली वाटर पंप आपका डीसी मोटर पे काम करता है। मोटरसाइकिल्स में, ठीक है, आप बेसिकली मोटरसाइकिल में भी आप डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपका इंजन जब स्टार्ट होता है तो वो एक चीज, एक मोटर है। ये मोटर कर क्या रहा है, व्हाट डज इट डू? हाँ, नहीं नहीं नहीं, व्हील को घुमाने का काम उसका नहीं है। हाँ हाँ, स्टार्ट करने के बाद क्या मोटर क्या करता है, मोटर इज डूइंग व्हाट? अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पानी चढ़ाने के जो टुल्लू पंप है वो क्या कर रहा है? पानी चढ़ा रहा है, पानी ऊपर खींच रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ऑयल खींच रहा है। ठीक है, तो ये ऑयल को खींच रहा है। दिस इज बेसिकली पुलिंग द ऑयल। ठीक है, ये जो ऑयल आपके ऑयल टैंक में है उसको बेसिकली डायरेक्ट करा रहा है। फिर वो जलेगा, फिर वो भाई साहब मशीन में जलेगा, देन यू विल मूव। तो ये मोटरसाइकिल हो गया। वेज ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। तो किन किन चीजों से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। तो आपका NIA ये याद रखिएगा। N अगर आप बढ़ाएंगे नंबर ऑफ टर्न्स, I अगर आप बढ़ाएंगे करंट को जो ज्यादा फोर्स से घूमेगा। ठीक है, जितना ज्यादा नंबर, एक टर्न, दो टर्न, तीन टर्न, क्योंकि हर एक टर्न पे आपका भाई साहब करंट फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, वेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। तो आपका भाई साहब स्पीड ऑफ रोटेशन किस पे बढ़ेगा? नंबर ऑफ टर्न्स पे बढ़ेगा। और भाई साहब बोलो किस पे बढ़ेगा? इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल। तो अगर आपने भाई साहब एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ाने से क्या होगा? व्हाट विल हैपन? मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा डिस्टर्ब होगी, ज्यादा एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होगा। ठीक है, एरिया बढ़ाने से। इंक्रीजिंग द एरिया, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल, मतलब जो आपका स्पीड है, वेलोसिटी। ठीक है, इन सब चीजों को अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल बढ़ेगा। ठीक है, ओके। डोमेस्टिक सर्किट, आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है। डोमेस्टिक मतलब आपके घरों में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है। फ्रॉम द मेन सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज गिवन टू फ्यूज। ये आपका फ्यूज होता है जिसमें भाई साहब इलेक्ट्रिक करंट आता है मेन सप्लाई से। ठीक है, इट विल ऑलवेज बी ऐसा। ये आपने अगर अपने बिल्डिंग में देखा होगा तो इस तरह के फ्यूजेस होंगे आपके देखो। ठीक है, आपके बिल्डिंग के नीचे मतलब जहां पे मीटर रूम होता है, ऐसे फ्यूजेस होते हैं। ठीक है, अभी हमारे घरों में भी पहले ऐसे ही होता था,
लेकिन अभी तो ये टुन्नू सा आता है, इसको आप पटाख से आप एमसीबी को खोलेंगे तो उसको वहां से निकाल सकते हैं। ये टुन्नू सा होता है भाई साहब ये, ठीक है। पहले इतने बड़े बड़े होते थे, और ये फ्यूज में क्या होता था ऐसा, इसको अगर आप खोलेंगे ना एक्चुअली, तो इसके अंदर आपको एक वायर मिलेगा, वो ऐसा रहेगा, ऐसे कनेक्टेड रहेगा, और ये कॉपर वायर है बेसिकली, ठीक है। और ये किस पे काम करता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है भाई साहब, आपका H इज इक्वल टू I²RT, ठीक है। तो जैसे ही भाई साहब आप अचानक भयानक में करंट बढ़ गया, अगर करंट कब बढ़ेगा, जब वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो ही सकता है भाई साहब, इतनी दूर से वोल्टेज आ रहा है तो कभी कभार आपके जो चीजें हैं वो इधर उधर हो जाती हैं, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये करंट, अगर वोल्टेज अचानक से बढ़ गया तो वोल्टेज अचानक से बढ़ गया तो करंट भी बढ़ जाएगा, और ये करंट भाई साहब आपके अप्लायंसेस को डैमेज कर सकता है, क्योंकि आपके सारे अप्लायंसेस कॉन्फ़िगर्ड हैं 220 वोल्ट पे ऑपरेट होने के लिए ही कॉन्फ़िगर्ड हैं। उससे ज्यादा वोल्टेज अगर उनको मिल गया तो वो जल जाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू बेयर विद इट, ठीक है। सो ये अप्लायंसेस एक्सपेंसिव होते हैं, ये डैमेज ना हो जाए इसीलिए आपके घरों में ये अरेंजमेंट है फ्यूज वायर का। तो ये बहुत थिन सा वायर होता है, हमने पर्पसली इनको थिन रखा है। क्यों अमित साहब थिन रखा है, क्यों चौहान जी, अरे जल्दी से देखो देखो देखो, ऐ महाबूत जोर से बोल। नहीं लेकिन थिन क्यों रखा है, तो थिन इसलिए रखा है क्योंकि रेजिस्टेंस को हमको बढ़ाना है। ये रेजिस्टेंस क्या होता है भाई साहब, रेजिस्टिविटी इनटू L बाई A। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आपका कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। और ये हमने कॉपर वायर लिया है। एनी रीजन व्हाई वी हैव टेकन अ कॉपर वायर, ज्योति? कॉपर तो कंडक्टर है, कहां है हम उसको ले रहे हैं, हमको तो रेजिस्टर चाहिए। कॉपर वायर क्यों लिया हुआ है शुभम, संगम? कॉपर वायर में नहीं बेटा, कॉपर तो कंडक्टर होता है, रेजिस्टेंस कम होता है उसमें। हाँ, उसके रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हमने थिनर वायर लिया है, ठीक है। लेकिन उसका मकसद क्या है, मतलब हम वाई आर वी बेसिकली सिलेक्टिंग कॉपर, कॉपर को सिलेक्ट करने का रीजन हाँ क्या होता है, चीप? नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट द रीजन। चीप तो ठीक है चलो, ये अरे टुन्नू सा एक वैसा वायर है, उसका कितना ही कॉस्ट होगा। तो यहाँ पे हाँ, यह आप बोल सकते हैं कि भाई साहब पूरे वायरिंग के लिए आप कॉपर यूज कर रहे हो तो वो चीप है इसलिए आप यूज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप एक टुन्नू सा वायर के लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कॉपर ही यूज करना, दूसरा कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये रीजन क्या है, आप कॉपर यूज कर रहे हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट है भाई साहब, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। मतलब ये थोड़ा सा भी हीट आएगा तो ये मेल्ट कर जाएगा, और जैसे ही मेल्ट कर जाएगा, इतनी हंसी खुशी की कोई 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 खास रीजन भाई साहब, कॉपर कुछ फनी है लगता है भाई साहब, फनी एलिमेंट, ओके। तो कॉपर अगर मेल्ट कर गया तो आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, अभी आपका वोल्टेज आने का रास्ता कट गया, ठीक है। आप लोगों ने किसी ने भी फ्यूज वायर को निकाल कर काम किया इस पे, कहा कि जीवन में पता नहीं भाई साहब, ओके। ये आप जो गांव खेड़े में हम लोग मतलब हमारा जो टाइम था तभी आपके ऐसे फ्यूज सर्किट्स नहीं आए थे, ये छोटे वाले जो फ्यूज सर्किट्स होते हैं वो तभी नहीं आए थे, इसके लिए आपको एमसीबी खोलना पड़ता है। लेकिन हमारे टाइम पे वैसा हम लोग ऐसे ही लाइट चली गई तो उसको निकाल कर वैसा फ्यूज निकाल दिया, अपनी अपनी वायर निकाल कर, कोई भी वायर हमारे घर पे तो रहता ही है, तो वहां से एक वायर निकालो ऐसे लगा दो उसको, वैसा वायर बन गया, ठीक है, वो फ्यूज काफी होगा। तो मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक बार मेरे गाँव खेड़े में मेरे गाँव में जो आपका एसी बार बार उड़ जा रहा था, एसी नहीं उड़ा था लेकिन जैसे ही एसी चलाए तो फ्यूज उड़ रहा था। तो जब मैंने मैकेनिक को बुलाया, उसने आया और उसने एक मोटा सा तार लगा दिया। मैंने बोला भाई तू मोटा सा तार तो लगा रहा है लेकिन जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो सब जाएगा मेरा। तो बोला कि मेरे धंधे पे आप लात क्यों मार रहे हो, यही मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मेरे को लोग बुलाएं, ठीक है। तो उसका पर्पस यही था कि भाई साहब मोटा तार अगर लगा देंगे, क्योंकि वोल्टेज बेसिकली एसी मेरा ज्यादा कंज्यूम कर रहा था तो उसके सर्किट में प्रॉब्लम हो तो उसको आइडेंटिफाई करो ना, ठीक है। वो भाई साहब एक मोटा तार लगा दे रहा है, अभी मोटा तार लगाने से क्या होगा कि भाई साहब करंट आराम से आ रहा है, ठीक है, तो कुछ होगा नहीं। लेकिन जब वोल्टेज अचानक भयानक बढ़ जाएगा तब इतना रेजिस्टेंस नहीं जनरेट कर पाएगा और करंट मेरे बाकी सारे अप्लायंसेस को डैमेज करेगा, एसी से लेकर भाई साहब आपके फैन बल्ब सब जाएंगे, तो उसका काम बढ़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई ही हैड बेसिकली डन दिस, ओके। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो यहाँ पे आपका देखो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसमें अपन फ्यूज लगाते हैं विच इज बेसिकली मेड अप ऑफ अ थिनर वायर, ठीक है। फ्रॉम मेन सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज गिवन टू फ्यूज, तो यहाँ पे भाई साहब फ्यूज में आता है, फ्रॉम फ्यूज वायर गोज टू इलेक्ट्रिक मीटर, तो ये भाई साहब इलेक्ट्रिक मीटर में जाता है, दिस एक्चुअली गोज टू द इलेक्ट्रिक मीटर, ठीक है। एंड कनेक्शन इज फर्दर गिवन टू द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इन द हाउस,
ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। यहाँ से भाई साहब आपने देखा रहेगा, ये जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, दिस इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग वायर्स आपके अलग अलग चीजों से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये तो बहुत फालतू सा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, लेकिन आपका ये जो ऐसे बॉक्स रहता है घर पे, आपने देखा रहेगा, उसके साथ एमसीबी भी होता है। आजकल तो आपका एमसीबी हो गया है, मतलब किसी सर्किट में अगर प्रॉब्लम रहेगा तो वही सर्किट आपका ऊपर चला जाएगा कब से, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। 15 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर अप्लायंसेस विथ हायर पावर रेटिंग। तो हायर पावर रेटिंग के अप्लायंसेस कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे एसी हो गया आपका, गीजर हो गया आपका, माइक्रोवेव ओवन हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है। इनमें जो स्विचेस लगेंगे वो हमेशा 15 एम्पियर्स के लगेंगे। तो जैसे देखो ये भी एक हायर अप्लायंस है, तो इसमें जो मैंने यहाँ पे स्विच लगाया है यहाँ पे, वो 15 एम्पियर का है, ठीक है। आप जो स्विच लगाते हैं वो 15 एम्पियर का होता है। ये जो स्विच बॉक्स आपने लगाया हुआ है ये 15 एम्पियर का होगा। ये जो आपने लगाया हुआ है इसमें लिखा रहेगा देखो 15 एम्पियर का, ठीक है। इट हैज द कैपेसिटी टू ड्रॉ करंट ऑफ 15 एम्पियर्स। ये हायर एंड वाले होते हैं। गीजर हो गया, जैसे ये आपका इंटरेक्टिव पैनल हो गया, ठीक है। ले देकर अगर मैं बोलूं ऐसा कोई भी सर्किट जिसमें आपको 3 प्लग पॉइंट दिखते हैं, ऐसा कोई भी सर्किट जिसमें आपको 3 प्लग पॉइंट दिखते हैं, वो जनरली 15 एम्पियर के ही होंगे, ठीक है। गीजर, फ्रिज, आपका एसी, कूलर अगर आप देखोगे गांव खेड़े में, और ये सब जितने भी हैं वो सब आपके हाई आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। तो 15 एम्पियर रेटिंग इज यूज्ड फॉर अप्लायंसेस ऑफ हायर पावर रेटिंग, ओके। सो 5 एम्पियर रेटिंग फॉर बल्ब्स, फैन। तो बल्ब्स और फैन में आपका 5 एम्पियर का रेटिंग होता है। जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, तो जनरली आप इन अप्लायंसेस को फटाफट पहले बंद कर दीजिए। आपके कंप्यूटर्स हो गए, आपके भाई साहब ऐसे बड़े बड़े अप्लायंसेस हो गए जो हायर रेटिंग है, क्योंकि इनके जलने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। फैन, और बहुत हंसी आ रही है तब से तुमको, फैन और बल्ब जो है वो काफी, इनका जो करंट रेटिंग है वो काफी कम है, तो ज्यादा इंपैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। इंपैक्ट होने की पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि ये 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भाई साहब आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट। अलग अलग भाई साहब फ्यूजेस होते हैं, ठीक है, अलग अलग सर्किट्स के लिए। तो अगर समझ लीजिए आपके घर में पंखे का सर्किट खराब हो गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइट नहीं जलेगा, क्योंकि उसका सर्किट खराब हुआ है तो उसको रिपेयर करना है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, सो दे कंटेन डिफरेंट फ्यूजेस फॉर ईच सर्किट, ओके। तो आपका भाई साहब ये जो होता है, दिस इज फॉर व्हाट, अर्थिंग के लिए होता है, ठीक है। ये अर्थिंग का है। जैसे अगर आप देखोगे चार्जिंग, आपका जो चार्जर है या टीवी का प्लग है, वो इन दोनों पे ही काम करता है, क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी हाई वोल्टेज ड्रॉइंग डिवाइस, ठीक है। लेकिन फ्रिज, आपका भाई साहब एसी, या आपका गीजर या माइक्रोवेव या इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, ये आपके हाई वोल्टेज यूनिट्स हैं। इनके लिए अर्थिंग की जरूरत पड़ेगी। ये अर्थिंग क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा करंट खा रहे हैं। करंट आता कहां से है, इलेक्ट्रॉन से। तो इसका मतलब इनका इलेक्ट्रॉन कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, और भीड़ जब बहुत ज्यादा होगी एक्सीडेंट होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है। तो आपका ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज्यादा है फॉर दीज हाई एंड अप्लायंसेस, बिकॉज ऑफ विच देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बर्नआउट, ठीक है। तो हो सकता है भाई साहब ये कभी आपने स्पार्क करते देखा है, ठीक है। स्पार्क होता है जब आप लगा रहे हो, डायरेक्ट लगे जब लगाओगे तो स्पार्क करेगा, ठीक है, थोड़ा सा स्पार्क करेगा। ये स्पार्क क्यों कर रहा है, क्योंकि अचानक में इलेक्ट्रॉन्स आपके आ गए हैं, ठीक है, तो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो। ये अगर ज्यादा स्पार्क कर गया तो भाई साहब ये पूरे को जला सकता है, अप्लायंस को भी जला सकता है। इसीलिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे जमघट हो रही है, वो यहां से अर्थिंग के अर्थ में चला जाएगा। हर बिल्डिंग में अर्थिंग का वायर होता है। ये अर्थिंग का वायर बहुत जरूरी होता है भाई साहब, ठीक है। ये अर्थिंग का वायर बहुत जरूरी होता है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको किसी अप्लायंस को छूने से, ठीक है, आपको करंट लग रहा है, तो आपके घर में अर्थिंग का प्रॉब्लम है। ये आपके घर में हो सकता है या आपके पूरे बिल्डिंग में हो सकता है, तो उसको ठीक करवाइए, जल्द से जल्द ठीक करवाइए। अगर थोड़ा सा भी आपको शॉक लग रहा है ना, मिक्सी चला रहे हैं शॉक लग रहा है, या आपके फ्रिज में थोड़ा सा शॉक लग रहा है, ये शॉक लगना मतलब आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रास्ता नहीं पा रहे हैं अर्थ में जाने का। समझ में आ रहा है ये, इसका मतलब आपका अर्थिंग का सर्किट खराब है, और अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा देखो, अर्थिंग वायर रहता है बिल्डिंग में, मोटा सा एक वायर रहता है कॉपर का, उसमें से सिर्फ आपके बिल्डिंग के, आपके घर के से उसका कनेक्शन करवाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इलेक्ट्रिशियन आएगा 100-150 में करके चला जाएगा। लेकिन इस बात पे आप ढीले मत पड़िए, क्योंकि ये दिस कुड बी अ कॉज ऑफ मेजर एक्सीडेंट। और ये मेरे सामने हुआ है कि देयर वाज दिस लेडी हु वाज एक्चुअली विद हर किड्स, मेरे ही मतलब फैमिली के रिश्तेदारों में ही कोई है, और ऐसे अचानक से मतलब फ्रिज के पीछे कुछ गिर गया, उसको उठाने गए और फ्रिज का शॉक लगा और स्पॉट डेड। फ्रिज से शॉक लगने से स्पॉट डेड। आज से कुछ
10-12 साल पहले की घटना है, ठीक है। तो बहुत दिनों से कंप्लेन था कि अर्थिंग मतलब ऐसा करंट मार रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये हो गया। तो अगर कभी अर्थिंग का कराया होता तो वी वुडंट हैव लॉस्ट अ पर्सन, ठीक है। सो ये अर्थिंग बहुत जरूरी है। कभी कभी ये सर्किट खराब होता है, हो सकता है मेन अर्थिंग के कनेक्शन से आपका कनेक्शन ठीक से ना बैठा हो, बट वट एवर द रीजंस दिस वुड बी द अर्थिंग, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हम पीपल हम समझ में आता, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, फ्यूज, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, स्विच एंड फ्यूजेस सर्किट। तो आपका भाई साहब ये हो गया, ये यहां से आपका इलेक्ट्रिसिटी वायर जा रहा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली गोइंग इन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। सो लाइव विच इज मोस्ट रेड वायर, मोस्टली रेड वायर है ये भाई साहब। लाइव वायर इज ऑल्सो कॉल्ड फेज वायर। लाइव वायर को अपन क्या बोलते हैं भाई साहब? फेज वायर, ठीक है। लाइव वायर इज बेसिकली नोन एज फेज वायर। और न्यूट्रल विच इज मोस्टली ब्लैक वायर। आपको दो वायर्स मिलेंगे, एक आपका रेड कलर का कोटिंग होगा और एक आपका ब्लैक कलर का कोटिंग होगा। आप किसी भी तार को काटेंगे तो इनमें से ये दोनों मिलेगा, ठीक है। और एक दूसरा कौन सा कोटिंग होगा पता नहीं, हाँ ग्रीन क्या होता है भाई साहब? अर्थिंग का है, ठीक है। तो आपका रेड मतलब हो गया लाइव वायर और आपका ब्लैक मतलब हो गया न्यूट्रल वायर, ठीक है। रेड और ये फिर से बारिश हो रही है क्या भाई साहब? ये खत्म ही नहीं होगा यार। ओके, न्यूट्रल विच इज मोस्टली ब्लैक वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके, ठीक है। अर्थिंग तो आपने भाई साहब अर्थ वायर ज्यादा करके आपका ग्रीन होता है। तो आप किसी भी वायर को ऐसे काटेंगे ना तो आपको ये तीन मिलेंगे। आप थोड़ा सा ब्लेड से उसको अगर छील लेंगे तो आपका एक ग्रीन वायर, एक ब्लैक वायर और एक आपका भाई साहब रेड वायर होगा। तो रेड वायर विल बी फॉर लाइव वायर, ब्लैक वायर विल बी फॉर न्यूट्रल वायर और आपका ग्रीन वायर विल बी फॉर अर्थिंग, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब? बहुत बढ़िया, ओके। तो देखो आपका, देखो यहां पे अगर आप देखोगे इस सर्किट को, देखो एक स्विच देखो, ठीक है। ये स्विच में देखो ये वाला जो बड़ा वाला आपको होल दिख रहा है, ठीक है, स्विच बॉक्स में, वो होता है आपके अर्थिंग से कनेक्टेड है। देखो ये आपका अर्थ वायर, ये अर्थिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। ये वाला भाई साहब एंट्री पॉइंट है, यहां से करंट एंटर कर रहा है, ये हो गया आपका भाई साहब लाइव वायर और ये हो गया आपका न्यूट्रल वायर, ठीक है। लाइव वायर हो गया और ये न्यूट्रल वायर हो गया। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं लाइव और न्यूट्रल के, इसमें अगर आप टेस्टर डालोगे तो क्या वो जलेगा? ओके। और दूसरे में डालोगे तो हाँ? अरे भाई साहब तीन होल्स हैं, चलिए ये तो अर्थिंग हो गया, इसमें तो नहीं जलने वाला टेस्टर, ठीक है। क्या एक में वाला जलेगा? ठीक है, जलना चाहिए। दूसरे में हाँ, ओके। सो ये आपका भाई साहब न्यूट्रल वायर है। दिस इज बेसिकली अ न्यूट्रल वायर। ये जो ब्लैक वाले वायर्स दिख रहे हैं आपको, दीज आर बेसिकली न्यूट्रल वायर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये सारे जितने भी आपके बॉक्सेस हैं, स्विच बॉक्सेस हैं आपके घर में, जितने भी तमाम स्विच बॉक्सेस हैं, जितने भी आपके रूम्स हैं, आपका किचन हो गया, बाथरूम हो गया, आपका भाई साहब लिविंग रूम हो गया, जहां पे भी आप रहते हैं, उन बॉक्सेस में ये तीनों वायर्स रहेंगे। हर एक स्विच बॉक्स में ये तीनों वायर्स रहेंगे कनेक्टेड, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस पीपल? दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ अ डोमेस्टिक सर्किट। ये आपका डोमेस्टिक सर्किट का एग्जांपल है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब यहां पे इंडिया में जो वोल्टेज सप्लाई है वो 220 से 250 तक है। 250 हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम है ये, 250 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। आपका मैक्सिमम भाई साहब 250 है। 220 टू 250 एसी। देखो एसी सर्किट में क्या हो रहा है? करंट आपका बढ़ रहा है, फिर भाई साहब जीरो हो रहा है, तो आपका वोल्टेज भी क्या हो गया? तो वोल्टेज भी बढ़ेगा और फिर कम होगा। तो वोल्टेज का जो पीक वैल्यू है वो 250 है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है भाई साहब? आपका 220। और जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तब तक भाई साहब करंट फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है? अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे देखो ये वाला फ्लैट टेबल है, ये वाला फ्लैट टेबल है, इसमें अगर मैं रखूं पेन को ये कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसमें रखूं तो ये लुढ़केगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के हाइट में डिफरेंस है। इन दोनों के हाइट में डिफरेंस है मतलब पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है, इसी वजह से ये फ्लो कर रहा है। तो whenever there is a flow there has to be a potential difference. For all flows there has to be a potential difference. So आपके लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस होगा? अप्रोक्सीमेटली 220 टू 250 वोल्ट्स का। तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। अगर किसी कारणवश इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि बीच में कहीं पे ज्वाइंट हो गया हो, शॉर्ट सर्किट हो गया हो। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा? व्हाट विल हैपन? न्यूट्रल और लाइव वायर कांटेक्ट में आ गए तो अभी क्या हो जाएगा भाई साहब? दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा।
आपका सर्किट बर्न आउट हो जाएगा, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू गेट एनी इन आउटपुट फ्रॉम दैट, तो वो बर्न आउट हो जाएगा। एक और आपका होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे स्विचेस जो होते हैं उसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे ये आपका एक स्विच बोर्ड है, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे अर्थिंग है, ऊपर वाला केस के लिए अर्थिंग के लिए ये आपका भाई साहब लेट्स से लाइव और ये आपका न्यूट्रल, ये ऐसा भाई साहब ऐसे सॉकेट में है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा डिफरेंस रख दिया, मतलब सॉकेट को हमेशा प्रेस करके रखो, समझ में आ रहा है? स्विच बॉक्स के अंदर प्रेस करके रखो। क्यों? क्योंकि देखो आपको मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन का क्राउड है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो अगर आप ऐसा इसको ऐसे रखोगे तो कभी कभी क्या होगा, ये जो बिजली कड़कती है, ये आवाज क्यों आता है आपको? आवाज क्यों आता है? हाँ, नहीं, आवाज क्यों आता है? वो व्हाई दिस ब्लास्टिंग हैपेंस, ये आवाज क्यों आ रही है आपको? जब बिजली कड़कती है तो आवाज क्यों आ रही है? व्हाट इज द रीजन? बहुत हंसी आ रही है। Why do you think there is a thunder sound that is produced? और ये भाई साहब बहुत दूर है जो आप तक पहुंच रहा है, मतलब कितना जोर से आवाज हुआ रहेगा। ओके, वाई इज अ थंडर साउंड प्रोड्यूस बच्चा पार्टी? थंडर साउंड समझ लो, ये भाई साहब आपका एक क्लाउड है, ये एक क्लाउड है, यहाँ पे भाई साहब पॉजिटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस है, ये भाई साहब आपका हुआ तो एक का पॉजिटिव हो गया। अभी ये पॉजिटिव चार्ज भाई साहब अर्थ में ट्रेवल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। होता क्या है कि इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो एयर है, इन दोनों क्लाउड्स के बीच में जो एयर है वो आयनाइज हो जाता है। इतना हाई चार्जेस है कि वो आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई चार्जेस हैं तो वो आयनाइज हो जाएगा, और जब वो आयनाइज होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो बर्स्ट होगा। एक जैसे बलून है, बलून में आप हवा बढ़ते गए उसकी एनर्जी इतनी बढ़ा दी कि वो बर्स्ट हो गया, ठीक है। वैसे ही इन दोनों के बीच में जो एयर है that will get ionized, its energy level will increase and it will burst out, और उसी bursting का आपको आवाज मिलता है। तो यहां पे भी वैसा ही हो रहा है कि अगर आपने एक स्विच लगाया हुआ है, मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूं, और स्विच को आपने पूरा प्रॉपरली नहीं लगा हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा छोड़ दिया है आपने, तो इसमें क्या होगा, ये बीच में जो एयर है ये आयनाइज हो जाएगा। और स्पेशली ऐसे अप्लायंसेस में जैसे एसी हो गया, गीजर हो गया, जहां पे हाई इनपुट वोल्टेज है, जहां पे भाई साहब ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, वहां पे क्या हो जाएगा, ये छोटा सा जो एयर है, थिन लेयर, जो गैप आपने छोड़ दिया है वो आयनाइज हो जाएगा, और आयनाइज हुआ तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कभी आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे स्विच में आपका आयनाइज हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। कहीं भी स्विच जल गया, स्विच नहीं जलाया आपने, वो जो सॉकेट है उसको प्रॉपरली बैठाया नहीं था, ठीक है, उसमें आपने थोड़ा सा गैप छोड़ दिया था जिसकी वजह से वो हुआ है, ठीक है। तो सेम थिंग विल हैपन हियर। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विचेस एंड फ्यूजेस, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका। ओके, शॉर्ट सर्किट भाई साहब कब होता है? जब आपका लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कनेक्शन में आ जाए, ठीक है। तो आपका ये लाइव वायर है विच इज बेसिकली द रेड वन, एंड द ब्लैक वन इज द न्यूट्रल वायर, ठीक है। अगर ये दोनों भाई साहब कनेक्ट कर लेंगे हम, तो ये इन दोनों से भाई साहब बल्ब चल रहा है, दिस इज बेसिकली। और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में पोटेंशियल डिफरेंस है जो कम से कम 220 से 250 वोल्ट तक का होता है, ठीक है, बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स। सो व्हाट विल हैपन बच्चा पार्टी, लाइव वायर है भाई साहब और ये न्यूट्रल वायर है, ठीक है। अगर आपने भाई साहब यहाँ पे क्या किया, रेजिस्टेंस इसका लेस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस इज ऑब्वियसली लेस, करंट इज हाई, ठीक है, करंट इज हाई, ओके। हाई करंट कैन कॉज स्पार्किंग एंड फायर, तो भाई साहब हाई करंट आपका स्पार्किंग और फायर अगर ये दोनों मिल गए तो होगा, ठीक है। सो जब तक भाई साहब ये है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज, एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एक्सेस करंट। देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज का दो आपका यूज है। एक यूज आपका क्या है कि जब बाहर से हाई वोल्टेज आ गया, ठीक है, तो वो सर्किट को ब्रेक कर देगा, वो मेल्ट हो जाएगा। और अंदर ही अंदर अगर कहीं पे आपका लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो है वो आपस में मिल गए, तो भी भाई साहब शॉर्ट सर्किट होगा, तो भी आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज वहां पे सर्किट को ब्रेक कर देगा, इन बोथ द केसेस, ठीक है, इन बोथ द केसेस। और अभी तो आपका एमसीबी आ गया है आपके घरों में भाई साहब, एमसीबी का वो अपने आप ही ऊपर चला जाता है टप से, ठीक है, तो वो डिस्कनेक्ट कर देता है सर्किट को, ठीक है। सो एन इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एक्सेस करंट, ये एक्सेस करंट के फ्लो को स्टॉप करता है, ठीक है। ओके, तो आप देखो भाई साहब ये इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया, ये प्रोक्लीन बॉडी होगी। प्रोक्लीन बॉडी मतलब, अरे जो कप प्लेट बनाते हो आप, प्रोक्लीन मतलब क्या होता है? कप प्लेट जो बनाते हो, जो सफेद कलर का चाइना प्लेट होता है वो, ठीक है। तो आपका जैसे आपने, मैंने बोला ना आपको, आप मीटर रूम में जाएंगे तो ये आप दिखेगा आपको, ये फ्यूजेस होंगे, ठीक है। ये प्रोक्लीन बॉडी से भाई साहब बना होता है, ठीक है। वायर ऑफ लेड एंड टिन विच इज हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट,
इसका भाई साहब लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेड और टिन दोनों भी कंडक्टर्स होते हैं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस हायर होता है। कभी कभी हम कॉपर नहीं यूज करते हैं, ठीक है। मेन सप्लाई में अगर आप देखोगे, मेन सप्लाई मतलब आपके बिल्डिंग के नीचे आप जाएंगे जहां पे आपका मेन सप्लाई है, ठीक है, वहां पे आपका इस तरीके का प्रोक्लीन बॉडी यूज होता है। इसको देख के हंसी आ रही है? नहीं तो क्यों हंसी आ रही है? ओके, तो ये आपका मेन सप्लाई हो गया, वायर ऑफ लेड एंड टिन विच आर हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां से भाई साहब आपका आ रहा है ये सर्किट, ठीक है। लेट्स से डोमेस्टिक वोल्टेज इन आवर हाउस इज अराउंड 220 टू 250 वोल्ट्स, 220 तो मानकर चलिए, ठीक है। आपके जितने भी गैजेट्स हैं भाई साहब ये 220 वोल्ट पे कॉन्फ़िगरेटेड हैं। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन 220 वोल्ट पे आपका सारे सिस्टम्स कॉन्फ़िगरेटेड हैं। समझ में आता हूं? एनी क्वेश्चन सम पीपल? नो क्वेश्चन सम? ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो यहाँ पे अगर देखो 230 वोल्ट का सप्लाई है, ये भाई साहब आ रहा है, यहाँ पे आप टीवी देख रहे हैं मस्त में, ठीक है। ये आया आपके फ्यूज वायर में, फ्यूज वायर से फिर आपके मेन सप्लाई में आता है। ये समझ में आ रहा है? ये आप देख रहे हैं भाई साहब, ओके। सोहम जा रहा है, ओके, मोबाइल देखते हुए सोहम जा रहा है। शॉर्ट सर्किट, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, अचानक से भाई साहब बहुत ज्यादा करंट आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये टीवी बर्नआउट हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले ही ये मेल्ट होकर कट जाएगा, ये सर्किट ही कट जाएगा अचानक से, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज आ गया तो। ओके ओके ओके, तो अचानक से भाई साहब बड़ा करंट आ गया तो ये उड़ जाएगा भाई साहब। ओ देखो उड़ गया, ठीक है। तो अगर आपका भाई साहब ऐसे अगर हमने वायर किसका रखा है, लेड या टिन का, समझ लो अगर लेड या टिन का रखा तो ये इसको नहीं रोक पाएगा, ठीक है। लेड एंड टिन विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट इट। और ये भाई साहब आपका पूरा, तो इसीलिए हमको भाई साहब यहाँ पे वायर मेल्ट, अगर वायर मेल्ट हो जाता है, ठीक है, तो वायर अगर मेल्ट हो गया, अप्लायंस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज। दैट इज द पर्पस ऑफ कीपिंग अ वायर विच हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। कॉपर भी हो सकता है, लेड भी हो सकता है, टिन भी हो सकता है, लेकिन द पर्पस इज टू कीप अ वायर विच हैज अ हायर रेजिस्टेंस सो दैट मोर हीट इज जनरेटेड एंड विच हैज अ लो मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको जो वायर यहाँ पे डालना है उसका हायर रेजिस्टेंस होना चाहिए। रेजिस्टेंस को अपन कैसे हाई करेंगे भाई? उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करके हाई करेंगे। और जैसे आपने रेजिस्टेंस को हाई किया तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के हिसाब से H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इतना बदसूरत सा एक शक्ल बना रहा है, मतलब उबासी आ रही, ले नहीं पा रहा है। और ओके, सो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? दिस इज बेसिकली I स्क्वायर RT। तो I स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है? I स्क्वायर मतलब हो गया आपका करंट। करंट तो बढ़ ही गया भाई साहब, रेजिस्टेंस भी बढ़ा हुआ है, ठीक है, और टाइम, तो ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट करेगा, इतना ज्यादा हीट जनरेट करेगा कि इसको मेल्ट कर देगा। मेल्ट हो गया तो सर्किट ब्रेक हो गया। तो जो डेंजर में आपका ये एक्सपोज था वो डेंजर अभी नहीं रहेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सो दिस इज हाउ द इफेक्टिव फ्यूजिंग एक्चुअली प्रिवेंट्स द डैमेज दैट कैन बी कॉज्ड टू योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। लेकिन क्या फिर भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस परफेक्टली सेफ हैं? कभी ऐसा केस आपने देखा है कि आपके अप्लायंसेस गए हैं? हाँ गए हैं, ओके, होता है, ठीक है। मोर ऑफन देन नॉट ये होता है, स्पेशली इस बिल्डिंग में तो है, पता नहीं कभी कभी कुछ भी हो जाता है, वोल्टेज एकदम रहता ही नहीं है, कभी कभी वोल्टेज आने लगता है, तो होता है ऐसा, ठीक है। तो अगर ऐसा रहा, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा होता है भाई साहब, बहुत ज्यादा। ये जब भी आपका ट्यूसडे लाइट जाता है ना, मैं टेंशन में रहता हूँ। इसलिए नहीं कि लाइट आएगी कब, इसलिए कि जब आएगी तो ये अप्लायंसेस चलेंगे कि नहीं, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि ये बहुत लो वोल्टेज में रहते हैं। आपका देखा होगा आपने, मैं अक्सर वहां पे क्लास इसलिए लेता हूँ कि क्योंकि कम से कम वहां पे एसी उसी ये सब नहीं है, जो हाइयर वोल्टेज वाले हैं उनको मैं लो वोल्टेज पे भी चला सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कभी कभी वहां पे क्लास लेना पड़े। इस बिल्डिंग में काफी ज्यादा मैंने देखा है ऐसा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन, ठीक है। सो इन दिस केस अगर आप देखोगे कि भाई अगर आपका वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज आपको कट करवाना है तो दिस इज द वे यू डू इट, ठीक है। आप भाई साहब इसको कट करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज बहुत लो आता है। अगर हाई वोल्टेज आया तो कट हो जाएगा, लेकिन लो वोल्टेज रहा तो कट नहीं होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? लो वोल्टेज रहा तो लो करंट, लो करंट हुआ तो मतलब लो जूल्स इफेक्ट ऑफ हीटिंग। लेकिन आपके जो अप्लायंसेस हैं जो लो वोल्टेज में काम नहीं कर सकते हैं वो बर्न आउट हो जाएंगे। तो आपका अभी इलेक्ट्रिकल फ्यूजिंग से हम एक चीज से काबू पा पाए हैं, वो है आपका हाई वोल्टेज या हाई करंट। लेकिन दूसरा जो चीज है वो अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है, विच इज बेसिकली व्हाट? लो वोल्टेज। और इसीलिए हाँ, वही पे इसी पे मैं आ रहा था। यस, वी कैन बेसिकली पुट अ स्टेबिलाईजर, ठीक है। तो आप में से कितने लोगों ने देखा है स्टेबिलाईजर? आपके फ्रिज में ये होता ही है। आज की तारीख में भाई साहब फ्रिज में ऑटोमेटिकली आता है, पहले हमको फ्रिज में अलग से स्टेबिलाईजर लगाना पड़ता था, ठीक है। एसी का स्टेबिलाईजर, फ्रिज का स्टेबिलाईजर, ये होता है। तो स्टेबिलाईजर बेसिकली क्या करता है?
आपके समझ लो ये आपका अप्लायंस है, दिस इज बेसिकली एन अप्लायंस। इसमें आपने स्टेबिलाईजर लगाया हुआ है और इसको मेन से कनेक्ट किया हुआ। अभी मेन से कनेक्ट करता हुआ जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है ये पहले स्टेबिलाईजर में आएगा, फिर आपके अप्लायंस में आएगा। तो स्टेबिलाईजर विल डू व्हाट, इट विल ऑलवेज मेंटेन द सेम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इज रिक्वायर्ड बाय द अप्लायंस। ये अप्लायंस जितना आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो लेगा उतना ही वो मेंटेन करेगा, उससे कम में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो दैट इज द रीजन दिस इज स्टेबिलाईजर। आपका ये जो आपने अभी बोला कि हाँ मेरे कुछ अप्लायंसेस खराब हुए हैं, वो इसकी वजह से नहीं हुए क्योंकि हाई वोल्टेज आया है, वो इसकी वजह से हुए क्योंकि लो वोल्टेज आया है जिसमें वो ऑपरेट नहीं कर सकते थे और वो बर्न आउट हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो स्टेबिलाईजर हेल्प्स टू रिड्यूस दिस। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? मेरा ये सर्किट एक दो बार जल गया है, ठीक है, ये लो वोल्टेज के चक्कर में चला है, ठीक है, और मेरे को मतलब रिपेयरिंग में 1,500 से 2,000 रुपए खर्चे हुए। उससे अच्छा तो स्टेबिलाईजर ही लगा लेता। मैं सोच रहा हूं कि वैसे स्टेबिलाईजर लगा लूं। तो स्टेबिलाईजर से आपका कम से कम ये मतलब जैसे ही ऐसा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हुआ तो कम से कम उस टाइम के लिए वो उसको रोक देगा। ठीक है, तो स्टेबिलाईजर इज वन थिंग। हैज एनीबॉडी सीन अ स्टेबिलाईजर? नहीं, मेन सप्लाई स्टेबिलाईजर जो होता है, अच्छा इनका कहना है कि भाई साहब अगर आपने मेन सप्लाई के इधर स्टेबिलाईजर लगा दिया तो नहीं। स्टेबिलाईजर जो है वो आपके एक अप्लायंस स्पेसिफिक होता है। ठीक है, वो अप्लायंस स्पेसिफिक होता है। मतलब जैसे अगर मुझे फ्रिज का स्टेबिलाईजर लगाना हो तो वो अलग होगा, एसी का स्टेबिलाईजर लगाना हो तो वो अलग होगा, गीजर का स्टेबिलाईजर लगाना हो तो वो अलग होगा। ऑल दीज विल बी अप्लायंस स्पेसिफिक। वो डिपेंड करेगा कि आपका अप्लायंस कितना करंट खाता है, आपका अप्लायंस कितने वोल्टेज पे ऑपरेट करता है। वोल्टेज का ऑपरेशन तो सबका सेम होगा 220, लेकिन सबका करंट अलग अलग होगा, जिसके वजह से स्टेबिलाईजर का जो आउटपुट करंट है आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो स्टेबिलाईजर कैन नॉट बी इन फिक्स एट द मेन सप्लाई। ये मेन सप्लाई में नहीं हो सकता, क्योंकि मेन सप्लाई से आपके अलग अलग अप्लायंसेस में करंट जा रहा है और आपके अलग अलग अप्लायंसेस का अलग अलग करंट का रिक्वायरमेंट होता है। पंखा उनका भाई साहब 5 एम्पेयर के करंट पे चल जाएगा, आपका भाई साहब दूसरे जो होंगे वो 10-15 एम्पेयर के करंट पे चल रहे हैं, ये आपका भाई साहब 15 एम्पेयर के करंट पे चल रहा है, ये 15 एम्पेयर के करंट पे चल रहा है। ठीक है, तो करंट रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट अप्लायंसेस। तो इसीलिए आपका स्टेबिलाईजर आप मेन सप्लाई पे एक जन का नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है ये? क्योंकि करंट ही आपका बर्बाद करता है, वोल्टेज बर्बाद नहीं करता, करंट बर्बाद करता है। वोल्टेज के फ्लक्चुएशन से करंट हाई हो गया है, जिसकी वजह से आपका अप्लायंस जाता है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट मिलना चाहिए, अगर उससे कम में मिल रहा है तो आपका भाई साहब वो बर्न आउट होएगा। ठीक है, किस किस के घर में इन्वर्टर है? ओके, जब इन्वर्टर चलता है, लाइट जाती है तो आपको पंखे की आवाज आती है, ऐसा आवाज आएगा, है ना, एक अलग सा आवाज आएगा। क्यों आवाज आता होगा ये कभी ऑब्जर्व किया है? व्हाई वुड इट बी वर्किंग इन दिस? तो उसका वोल्टेज कम होता है, इसीलिए इन्वर्टर पे आप गीजर नहीं चला सकते भाई साहब, इन्वर्टर पे भाई साहब आप एसी नहीं चला सकते, लेकिन लाइट पंखा चल जाएगा। लेकिन लाइट पंखे में भी एक आवाज आएगी। आवाज इसलिए आ रही है क्योंकि आपका जो इन्वर्टर का जो करंट है वो सफिशिएंट नहीं है, वो चल रहा है कैसे भी करके, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एनी क्वेश्चन ऑन दिस वन? इन्वर्टर में डीसी करंट होता है, लेकिन उसको एसी करंट में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और देखो अच्छा सवाल है भाई साहब। देखो इन्वर्टर में क्या रहता है, दो चीजें होती हैं इन्वर्टर में। एक होता है, यहां से दिख रहा है क्या भाई साहब, ये माइक्रोटेक दिख रहा है आपको? ठीक है, और पीछे भाई साहब बैटरी खराब हो गया भाई साहब। ठीक है, तो दो चीजें होती हैं, एक होता है बैटरी और एक होता है भाई साहब आपका ये माइक्रोटेक जो इन्वर्टर है एक्चुअली। ठीक है, तो दो चीज, तो बैटरी आपका क्या देगा भाई साहब? डीसी करंट देगा, बैटरी आपका डीसी करंट देगा, और जो इन्वर्टर है वो उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, सो व्हाट इज आस्किंग इज भाई साहब बैटरी अगर है तो डीसी करंट देगा। यस इट इज करेक्ट, वो डीसी करंट देगा, लेकिन आपका सर्किट तो भाई साहब एसी करंट पे चल रहा है। तो आपका ये जो इन्वर्टर है, वो जो माइक्रोटेक लिखा हुआ है वो एक्चुअल इन्वर्टर है, वो आपके बैटरी के डीसी करंट को किस में कन्वर्ट करेगा? एसी में। और जब आपका एक्चुअल सब सर्किट चल रहा है तो यही आपके बैटरी को चार्ज भी करेगा। ये अडेप्टर है आपके सेलफोन में या आपके लैपटॉप में, जो अडेप्टर होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। यही चीज भाई साहब एसी को वो डीसी में कन्वर्ट कर रहा है जब बैटरी को चार्ज कर रहा है, जब आपकी लाइट है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दैट इज बेसिकली एन अडेप्टर, वो आपका एसी करंट ही देगा। इट इज गोइंग टू फ्रॉम डीसी इट विल कन्वर्ट द करंट इनटू एसी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? बहुत बहुत बढ़िया भाई साहब। और कोनो प्रश्न नहीं? ओके, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको हम एमआरआई बोलते हैं, बहुत ही बार आपने सुना रहेगा कि किसी को एमआरआई कराना पड़ रहा है
किसी भी कारणवश, ठीक है, तो व्हाट इज एमआरआई, ठीक है, व्हाट इज एमआरआई? टेंडेंसी ऑफ अ सिस्टम टू ऑसिलेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड एट सम फ्रीक्वेंसी देन एट अदर। तो ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है। कोई अंदर गया है भाई साहब इसके? भाई साहब उल्टी उल्टी आ जाएगी। मतलब मेरे उम्र में तो होगा, आप बच्चे होंगे तो आपको फैसिनेटिंग लग सकता है, लेकिन अगर इसके अंदर जाएंगे तो बाप रे, करीब करीब 4 या 5 मिनट तक आपको अंदर रहना पड़ता है, दम घुटने लगता है, ठीक है। ऑक्सीजन का सप्लाई रहेगा, लेकिन ऐसा अचानक भयानक भी इतना छोटे से स्पेस में आप अंदर जा रहे हैं। दिस इज बेसिकली एमआरआई कराते हैं हम, जब ब्रेन में क्लॉटिंग है कि नहीं, ठीक है, इन सब चीजों को पता करने के लिए अपन एमआरआई कराते हैं, ठीक है। ब्रेन में ऑब्वियसली हम एक्सरेज नहीं डाल सकते हैं, दोज आर वेरी फाइन रेज, तो हम मैग्नेटिक रेजोनेंसिंग इमेजिंग करते हैं। इसको भाई साहब अंदर डाल देते हैं, पेशेंट इज मेड टू लाई इन द मशीन एंड इट गोज इन, ठीक है, ये भाई साहब अंदर जाता है। मशीन सेंसेस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड है, क्यों है? व्हाई इज देयर अ मैग्नेटिक फील्ड? हाँ, एटम्स की वजह से? नो, बॉडी में आयरन है इसलिए? अरे बाप रे बाप, और कुछ? बॉडी वेट की वजह से? नहीं नहीं, नो नो। अगर मैं इनको मारने जाऊं ऐसे करेंगे, है ना, या समझ लीजिए इन्होंने कुछ गर्म चीज छू लिया तो बिना देखे इनका हाथ हट जाएगा। ये जो इमीडिएट रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? कैसे? हाँ, अरे ब्रेन से हो रहे हैं वो समझ रहा हूं मैं, लेकिन लेकिन ब्रेन तक कोई इंफॉर्मेशन तो पहुंचा रहा है ना भाई, नर्वस। अरे मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं भाई साहब यहाँ पे, मैं बोल रहा हूं कि आपने अपना आपका हाथ किसी गर्म चीज पे लग गया, फट से हट गया, ये क्यों हो गया? किसने किया? मतलब आपने देखा भी नहीं, इसको फट से हट गया, ठीक है। तो आपका यहां से जो इंपल्स गया है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है। इलेक्ट्रिसिटी इतनी जल्दी फास्ट ट्रैवल कर सकती है, समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ये। दिस इज बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स विच हैज कैरिड फॉरवर्ड राइट अप टू योर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, व्हाटएवर, और आपका रिस्पॉन्स आएगा। जैसे रिस्पॉन्स भी मतलब विद इन द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, मतलब फटाक से ब्रेन से रिस्पॉन्स आएगा कि भाई साहब मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हाथ पुल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये रिसेप्टर से फटाक से आया, मसल में मैसेज आया ब्रेन का कि पुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये, ठीक है। सो ये बहुत जल्दी हो रहा है। ये बहुत जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके बॉडी में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है और ये कंटिन्यूअसली हो रही है। आपके बॉडी में विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं तो ये कहां से आ रहे हैं? आप किसी भाई साहब वायर से कनेक्टेड है क्या, या आपके अंदर कोई बैटरी है? तो कहां से आ रहा है? ये कहां से आ रहा है? आपके बॉडी में आयंस हैं, ये आयंस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। कभी आप बीमार पड़े हैं तो डॉक्टर ने इलेक्ट्रोलाइट दिया है। वो इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? इलेक्ट्रल पाउडर ओके, इलेक्ट्रल पाउडर होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जब तक आप ठीक ना हो जावे तब तक आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मतलब आपके बॉडी में आयंस फ्लो होते रहने चाहिए। ये आयंस जो फ्लो हो रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट है। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है? आपके बॉडी में आयंस की कमी को पूरा कर रहा है। समझ में आ रहा है? आप जो कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, उसमें आयंस प्रोड्यूस होते हैं। आपके बॉडी में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आयंस है। अभी आयंस क्या है? चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो आपस में क्या करेगा? वो मैग्नेटिज्म क्रिएट करेगा, है ना। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, अराउंड इट देयर विल बी अ मैग्नेटिज्म व्हिच विल बी क्रिएटेड। आपके बॉडी में आयंस मूव करेंगे तो अराउंड इट मैग्नेटिज्म विल बी क्रिएटेड। इसीलिए आपके बॉडी में मैग्नेटिज्म क्रिएट होती है। देयर इज अ मैग्नेटिज्म अराउंड योर बॉडी, ठीक है। आप एक कंडक्टर के हिसाब से तो बिहेव कर रहे हैं। हाँ, आप इतने भी ज्यादा चार्ज नहीं है कि आपको छूने से करंट लग जाए, लेकिन देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ आयंस। देखो शुगर कैसे तो है भाई साहब, शुगर देख रही है, अरे इसको करंट लग रहा है क्या? ओके, तो ये आपके जितने भी बॉडी में आयंस हैं दे आर ट्रैवलिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज क्रिएटेड अराउंड योर बॉडी। और इसी मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हुए हम मैग्नेटिक रेजोनेंस के हिसाब से आपका एमआरआई करते हैं, ठीक है। एमआरआई मतलब आपके ब्रेन में बहुत फाइन नर्व्स हैं। अगर उन फाइन नर्व्स में कहीं पे क्लॉटिंग हो गई रहेगी तो आगे चल के पैरालिसिस हो सकता है। आपका एक अंग पूरा पूरा खराब हो सकता है, इनएक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो उसको पहले पहले ज्यादा करके आपके जितने भी एक्सीडेंटल या ट्रॉमा केसेस होते हैं उसमें पहले ही एमआरआई कराते हैं डॉक्टर्स। एमआरआई से पता चलता है कि ब्रेन में कहीं कुछ तो नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, तो क्लॉटिंग तो नहीं हुई है। अगर क्लॉटिंग होती है तो उसका अलग इलाज है, फिर खून को पतला करना पड़ेगा, फिर शायद ब्रेन ऑपरेशन भी करना पड़े, ठीक है, फिर न्यूरोसर्जन निकालना पड़ेगा। क्या तो मशीन दैट सेंसेस तो मैग्नेट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो क्रिएटिंग इमेज, आपका देखो ब्रेन का इमेज क्रिएट हुआ।
दिस इज बेसिकली द इमेज ऑफ द ब्रेन, ठीक है, क्योंकि ब्रेन में भी आपके भाई साहब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा क्योंकि ब्रेन ही आपका सेंटर है जहां से आपके सारे मैसेजेस आते और जाते हैं। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा आपका एमआरआई जो होगा इफेक्टिव वो आपके ब्रेन के लिए ही होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं, ठीक है, आपके जितने भी रिस्पॉन्सेस हैं वो सब यहाँ पे जा रहे हैं और उसका भाई साहब इमीडिएट रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है। सो दिस विल बी द हब ऑफ ऑल चार्जेस, यहाँ पे होगा ही होगा, बहुत जमघट होगी, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल ब्रेन का इमेज है। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इवन इफ द करंट इज वेरी वीक। हमारे बॉडी में बहुत वीक करंट है बट स्टिल इसका एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। आयन करंट which travels along the nerve cells in our body produces magnetic field. If we touch something, our nerves carry an electrical impulse to the muscles we need to use. ठीक है, ओके। सो हमारा भाई साहब यहाँ पे किसी टच किया, ये ब्रेन तक गया और ये फटक से आया तो हमारा हाथ हट गया वहां से। लेट्स से इफ हम नंगे पांव चल रहे हैं और अचानक से हमारे पांव के नीचे कोई कांटा आ जाए तो फट से पांव ऊपर कर लेंगे, हम देखेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये इमीडिएट इंपल्सेस हैं, ठीक है, और दे विल रिक्वायर द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द इंपल्स एंड फॉर द रिस्पॉन्स टू बी जनरेटेड, ठीक है। सो इंपल्स ट्रैवलिंग फ्रॉम ब्रेन टू ऑर्गन, ये कंटिन्यूस ट्रैवल हो रहा है, कंटिन्यूस। आपका जो हार्ट बीट कर रहा है वो कंटिन्यूस मैसेज आ रहा है ब्रेन से, ठीक है, देयर इज अ कंटिन्यूस मैसेज दैट इज हैपनिंग। आप जो ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, वो भी, ये सब रिस्पॉन्सेस टू स्टिमुलाई की बात कर रहा हूं, लेकिन आपका डाइजेशन, आपका भाई साहब ये जो हार्ट बीट है, ये सारे मैसेजेस कंटिन्यूसली ब्रेन से पास हो रहे हैं, ठीक है, दे आर कंटिन्यूसली पासिंग इवन व्हेन यू आर अस्लीप, इवन व्हेन यू आर अस्लीप, ठीक है, ये सारे मैसेजेस कंटिन्यूसली आ रहे हैं। दिस फॉर्म्स द बेसिस, इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप जब सोते समय किस तरफ सोएंगे, कभी ऐसे सुना? हाँ, नहीं, लेफ्ट राइट नहीं, आपको सोते समय थोड़ा सा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन होकर सोना चाहिए, उसके अगेंस्ट में नहीं, ठीक है। फिर आपका बॉडी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्लैश होगा, इसलिए सोने का भी एक पोस्चर होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं वास्तु वगैरह का भी साइंस है, ठीक है। आप बोलते हैं ना वास्तु के हिसाब से पलंग को ऐसे लगाना चाहिए, नहीं, वो बेसिकली साइंस ही है कि अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है और आपके बॉडी का एक मैग्नेटिक फील्ड है। आपके बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड आपके आयंस की वजह से है। तो जब आप सो रहे हैं तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स अगर आपस में क्लैश करेंगे तो आपके बॉडी में रोग होने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। इट शुड बी अलाइन, ठीक है, दैट इज हाउ यू शुड बी स्लीपिंग। Okay, this forms the basis of obtaining images of heart and brain. This is done by using a technique called magnetic resonance imaging. इसको अपन भाई साहब बोलते हैं MRI, ठीक है, क्लियर है, ओके। वायर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी शुड नॉट बी टच्ड बेयर फुटेड। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, किसी भी इलेक्ट्रिसिटी का बेयर फुटेड क्यों नहीं? वाई जल्दी बोलिए भाई साहब। हाँ, तो अर्थ के कांटेक्ट में आप ऑलरेडी हैं, जो चार्जेस हैं वो एक बॉडी ढूंढ रहे हैं कि भाई साहब कैसे भी करके अर्थ में जाए। समझ में आ रहा है? अगर आपने जूता पहन रखा होगा, इलेक्ट्रिशियंस लोग मोटे सोल का जूता पहनते हैं क्योंकि मोटे सोल का जूता इंसुलेटर होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को भले ही आपका बॉडी मिले जाने के लिए, लेकिन वो आगे क्या है वो उसको दिख रहा है, नहीं जा पाएगा, वो नहीं जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्जेस आपके बॉडी से फ्लो नहीं होंगे। आप अगर देखोगे भाई साहब, यहां पर अगर आपने देखा है कभी कबूतर लोग भाई साहब बैठे हुए हैं आराम से, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है उनको, वायर पे बैठे हुए, इतना हाई वोल्टेज का वायर है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर ये कबूतर भाई साहब यहाँ पे समझ लो पोल है, यहाँ पे आ जाए ना, मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि इसका अर्थिंग के साथ कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है और समझ लो ये भाई साहब ऐसे है, इलेक्ट्रिशियन इज लाइक दिस, ऐसे लटक रहा है, कुछ नहीं होगा उसको, ठीक है। अगर वो भाई साहब ऐसे झूल रहा है टार्जन की तरह, कुछ नहीं होगा उसको। लेकिन जैसे ही वो अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, ही विल डाई। अगर वो सीढ़ी से ऊपर गया है और अगर इसके साथ कांटेक्ट में आए, ही विल डाई, ठीक है, क्योंकि अभी वो सारा चार्ज उसके बॉडी से नीचे अर्थ में फ्लो होगा, ठीक है। जैसे ही अर्थ में चार्जेस को पहुंचने का जरिया मिल जाएगा, वैसे ही भाई साहब खतरा, ठीक है। सो दैट इज तो अगर हम किसी इलेक्ट्रिशियन को देखते हैं भाई साहब, तो इलेक्ट्रिशियंस आर बेसिकली, ये लोग जो जूता पहनते हैं, ये जूता पहनते हैं मोटे सोल का होता है। ये मोटे सोल का इसलिए होता है ताकि इनके बॉडी से भाई साहब चार्जेस अर्थ में ना फ्लो करें, ठीक है। ये इंसुलेटर होता है। तो भाई साहब आगे अगर जगह ही नहीं है जाने के लिए तो कहां जाएंगे हम, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं उनके बॉडी से, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। सो नेवर टच विथ बेयर फुटेड, नेवर टच विथ वेट हैंड्स, ठीक है, क्योंकि वाटर इज अ गुड कंडक्टर। अर्थ इज अ जीरो पोटेंशियल, अर्थ हमेशा जीरो पोटेंशियल पे है। इसका मतलब कोई भी बॉडी जो है वो अर्थ से हायर पोटेंशियल पे ही होगी, एंड इट विल बेसिकली
अडॉप्ट एनी वे एंड मीडियम टू रीच दी अर्थ, ठीक है। ह्यूमन बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमारे बॉडी में आयंस हैं और इसीलिए इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो ये वैसा, ठीक है। सो करंट विल फ्लो फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर पोटेंशियल एंड द पर्सन विल गेट अ शॉक, ठीक है, ये शॉक लग जाएगा। ओके, दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू दिस, ऐसा मतलब जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कर रहा है वैसे ही आपके बॉडी में से चार्जेस जाएंगे। इफ द सर्किट विल इज ब्रोकन, करंट विल नॉट फ्लो। तो अगर सर्किट को आपने ब्रेक कर दिया, स्विच को ऑफ कर दिया, तब करंट विल नॉट फ्लो, ठीक है। अ पर्सन वेयरिंग रबर सोल शूज, अगर भाई साहब ये मोटे मोटे रबर सोल शूज है तो दीज आर इंसुलेटर्स। तो अभी भाई साहब रास्ता ही नहीं आगे जाने का, तो जैसे ट्रैफिक है, ट्रैफिक को अगर रास्ता आगे नहीं मिल रहा है तो उस रास्ते से कोई जाएगा ही नहीं ना, दे विल नॉट गो। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी है, अगर इलेक्ट्रिसिटी को दिख रहा है कि सामने इंसुलेटर है एंड देयर इज नो वे इन विच दे कैन ट्रैवल ऑल द वे टू अर्थ, देन दे विल नॉट टेक दैट स्टेप। नॉर्मल शूज अभी डिपेंड करता है भाई साहब तुम्हारा सोल कितना मोटा है। हवाई चप्पल वगैरह अगर आपने पहन के रखा होगा रबर रबर से जो है, तो उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है, इट्स मैनेजेबल, स्टिल मैनेजेबल। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने करंट से उसको टच कर रहे हैं, कितना हाई करंट है, कभी कभी वो काम नहीं करता है, ठीक है। तो हाँ, इलेक्ट्रिशियंस का एक अलग टाइप का शू आता है, उसका सोल बहुत मोटा होता है और वो परफेक्टली इंसुलेटर होता है, प्रॉपर इंसुलेटर होता है वो, ठीक है। नॉर्मल शू का गारंटी नहीं ले सकते, डिपेंड करता है कि आप जिस वायर को टच कर रहे हैं उसमें करंट कितना है वैसा, ठीक है। नहीं, बारिश की वजह से शॉर्ट सर्किट नहीं होती है, बारिश की वजह से अभी आप समझो जब बारिश हो रही है तो आपका जो जनरेटर है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहां पे हाई वोल्टेज जनरेट होता है, क्योंकि घूमने लगता है ना, पानी का स्पीड बढ़ जाता है तो वो ज्यादा जोर से घूमता है, ज्यादा जोर से घूमेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, और ये जब ट्रांसफार्मर में आएगा तब ये जलेगा। तो बारिश के टाइम पे आपका ट्रांसफार्मर जलने के काफी सारे इंसिडेंट्स होते हैं, ठीक है। शॉर्ट सर्किट होता है, एक तो ये बात है, और दूसरी बात आपके शॉर्ट सर्किट सब भी होते हैं जब आपका बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है। जब आप देखोगे ये गर्मी के टाइम पे एकदम पीक मंथ्स में, मई जून में आपका अक्सर रात को लाइट चली जाती है। ये रात को लाइट जाने का रीजन ये है कि सब लोग एसी वेसी चला रहे हैं भाई साहब, ठीक है, गर्मी लग रही है, तो आपका कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इतना वोल्टेज बढ़ गया है, करंट बढ़ गया है कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ही भाई साहब फ्यूज जा रहा है। तो ट्रांसफार्मर में भी फ्यूजेस लगे हुए हैं, वो फ्यूज जा रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं पे आपका हो गया है जिसकी वजह से वो जा रहा है बार बार, ठीक है। तो ये जब आपका पावर आउटेज बहुत ज्यादा हो जाता है तब होता है ऐसा। एनी मोर क्वेश्चंस बच्चा पार्टी? नो, ओके, चलिए भाई साहब, करंट विल नॉट फ्लो टू दिस बॉडी एंड विल नॉट गेट, तो रबर आपका इंसुलेटर है, ठीक है। ओके, ओवरलोडिंग भाई साहब क्या होती है? तो ये सोहम है ना, सोहम, इसने क्या किया भाई साहब, इसके पास एक ऐसा वाला, आपने देखा ये ऐसा वाला आता है, ये कभी मत खरीदिएगा भाई साहब। और यहाँ पे भी है भाई साहब, यहाँ पे भी है, पीछे भी है, पता नहीं कहाँ कहाँ, ठीक है। अगर आपने सब में यहाँ पे एक चार्जर लगा दिया, यहाँ पे एक चार्जर लगा दिया, ये भाई साहब आपने इसको क्या कर दिया है, ओवरलोड कर दिया है। ये स्विच बर्न आउट हो सकता है, सारे अप्लायंसेस जा सकते हैं। ऐसी चीजें मत खरीदा करिएगा, ठीक है, ऑनेस्टली मत खरीदिए ये सब चीजें, क्योंकि इसमें आपने बहुत ज्यादा कंजम्पशन किया, एक ही स्विच पे आप भाई साहब सब घुसा रहे हो इधर उधर से, ठीक है। तो ये आपका ओवरलोड का केस है। ओवरलोड सिर्फ यही नहीं होता है, ओवरलोड मतलब क्या होता है कि आपका एक फेज में आपने बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर दिया है। आपने एसी भी लगा के रखा है, गीजर, समझ लीजिए आप आपके घर में शायद एक दो फेज होगा और आपने उस एक फेज में आपने गीजर भी लगा रखा है भाई साहब, एसी भी लगा रखा है, फ्रिज भी लगा रखा है, सब एक साथ चल रहे हैं, माइक्रोवेव, तब भाई साहब वो बर्नआउट होगा। वो पॉलीकैब का एक ऐड आता है, देखा है आपने, वो कुछ तो माइक्रोवेव में बना रहा, सब चल गया भाई साहब, ठीक है, तो वो ओवरलोड हो गया है, दैट इज बेसिकली ओवरलोडिंग, ठीक है। सो वो ओवरलोडिंग का केस है जब आप बहुत ज्यादा वोल्टेज ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो। मेन सप्लाई ये आपका फ्यूज होता है, ये आपका एमसीबीज होते हैं, देखो, ठीक है। तो ओवरलोडिंग में क्या होता है, ये आज की तारीख में तो काफी सेफ हो गया है कि अगर ओवरलोड होता है तो अपने आप ही बंद हो जाता है, ठीक है, ये भाई साहब बंद हो जाता। तो आपने एक साथ ही भाई साहब बहुत सारे कुछ कनेक्टेड रखे हैं, देखिए एक ही से आपने इलेक्ट्रिक आयरन भी चालू रखा है, फ्रिज भी चालू रखा है, टीवी भी चालू रखा है, और लेट्स से एसी भी चालू रखा है। सो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वोल्टेज दैट इज गेटिंग कंज्यूम्ड। इतने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आपका भाई साहब ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, तो ये ओवरलोड हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली, तो ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फट से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एमसीबी है। अर्थिंग, अर्थिंग बहुत 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 जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक लाइव एक्सीडेंट देखा है, अर्थिंग अगर हो जाता था तो वो इंसान आज भी जिंदा होता। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं ज्यादा करके अगर अर्थिंग, अगर आपके किसी भी, क्या
क्या हुआ, क्या बोल रहा है, बोलना। तेरे घर पे अर्थिंग नहीं है तो करा ले भाई साहब, ठीक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शॉक दे रहे हैं तो वो इंडिकेटर है भाई साहब आपके घर में अर्थिंग नहीं है ठीक से। मिक्सी चला रहे तो शॉक लग रहा है, या टीवी में थोड़ा थोड़ा शॉक लग रहा है, एसी में थोड़ा थोड़ा शॉक लग रहा है, ऐसा अगर लग रहा है आपको थोड़ा थोड़ा भी शॉक अगर लग रहा है तो इट इज एन इंडिकेटर दैट द अर्थिंग इज नॉट प्रॉपर एंड हाई टाइम दैट यू गेट इट रिपेयर्ड। 150-200 रुपए इलेक्ट्रिशियन लेगा, उससे करवा लीजिए, वरना ये बहुत जानलेवा हो सकता है। इट कैन एक्चुअली प्रूव। ठीक है, तो अर्थिंग में भाई साहब यहाँ पे एक वायर होता है जिससे अर्थ कनेक्टेड रहता है, लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर हो गया। अर्थिंग पिट इन विच ए कॉपर प्लेट इज फिट, तो इसमें कॉपर प्लेट होता है, कंसिडर एन अप्लायंस। तो यहाँ पे भाई साहब लाइव एंड न्यूट्रल वायर्स होते हैं और इससे भाई साहब आपकी अर्थिंग होती है। ठीक है, सो ड्यू टू फॉल्टी मटेरियल इफ द करंट लीक्स थ्रू द कॉइल, ठीक है, द करंट विल फ्लो थ्रू द मेटालिक बॉडी ऑफ द आयरन। तो यहाँ पे भाई साहब मेटालिक बॉडी से, बट हियर द एडिशन वायर टू द मेटालिक पार्ट प्लेट्स इट्स रोल। ठीक है, नाउ दिस एक्स्ट्रा करंट इज टेकन बाय द अर्थिंग वायर। तो एक्स्ट्रा करंट जो है या एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो अर्थ वायर से फ्लो हो गए। ठीक है, in rainy season roof and walls of a building are wet so they become good conductors of electricity। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट शुड बी स्विच्ड ऑफ ड्यूरिंग लाइटिंग। ज्यादा करके जब आप लाइटिंग हो रहा हो तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स को स्विच ऑफ कर दीजिए। ठीक है, दिस विल सेव द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम बर्निंग। What precautions should be taken to avoid overloading of domestic electrical circuits? ठीक है, as a result of overloading, the connecting wires get overheated and the appliances may get damaged. To avoid this, ठीक है, safety measures must be taken. The wires used in the circuit must be coated with good insulating materials like PVC. ठीक है, the circuit must be divided into different sections and a safety fuse must be used in each section. High power appliances like air conditioner, refrigerator, water heater, etc. should be used साइमल्टेनियसली, एक साथ यूज नहीं करना है। ठीक है, किसने कुछ पूछा? नहीं, ओके। नेम 2 सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड अप्लायंसेस, अर्थिंग और इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, ये दोनों भाई साहब आपके सेफ्टी मेजर्स हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट रिड्यूसेस, तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है भाई साहब, करंट इंक्रीजेस हेवीली। An electric oven of 2 kilowatt power rating is operated in a domestic electric circuit that has a current rating of what result do you expect? The electric oven draws a current given by P by V, तो 2 किलोवाट अपॉन 220 तो अपॉन इतना भाई साहब एम्पियर करंट वो ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, इसका करंट रेटिंग आपने कितना दिया हुआ है भाई साहब? 5 एम्पियर्स का। ठीक है, thus the electric oven draws current much more than the current rating of 5 एम्पियर, ये ज्यादा ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, उसका करंट रेटिंग 5 एम्पियर का दिया हुआ है आपने, लेकिन एक्चुअली वो 10 तक ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, दैट इज दिस सर्किट इज ओवरलोडेड, तो इसका मतलब ये सर्किट ओवरलोडेड है। ठीक है, due to excessive current the fuse wire blows and the current is broken। ठीक है, which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? ठीक है, the field consists of straight lines perpendicular, the field consists of concentric circles। तो कोई भी long straight conducting wire है, आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे जिसके वजह से आपके फील्ड्स जो है वो सर्कुलर होंगे, they will be basically circular। The phenomena of electromagnetic induction is producing induced current in a coil due to relative motion between a magnet and a coil। ठीक है, the device used for producing electric current is called generator। The essential difference between AC generator and DC generator is that AC generator has slip rings and DC generator has a commutator। और क्या है भाई साहब, AC जनरेटर में आपका एक डायरेक्शन में ही नहीं, AC जनरेटर में आपके करंट्स, आपके फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी, लेकिन डीसी जनरेटर में एक ही डायरेक्शन में करंट रहेगा। When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field the largest? When the conductor carries current in a direction perpendicular to the direction of the magnetic pole, the pole। ठीक है, a coil of insulated copper wire is connected to a galvanometer। What will happen if the bar magnet is pushed into the coil, withdrawn from the coil, held stationary inside the coil? तो ये सब भाई साहब आपके आंसर्स है। वी विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो।